हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बैंकिंग के वन लाइनर्स। ये वन लाइनर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आप कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे वो यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, DSSB पीजीटी हो, या फिर आपका जीआईसी का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए। और ये इतने बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आपको डेली लाइफ में भी, या फिर आपके चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला है द वर्ड बैंक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड बैंगो। तो पहला है वन लाइनर हमारा जो वर्ड है बैंक, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले हमें उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो शब्द है बैंक वो किस वर्ड से आया है, तो वो इटालियन वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड है वो बैंगो से निकला है, बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड बैंगो मीन्स, बैंगो का क्या मतलब होता है। बैंगो का मतलब होता है टू सिट राउंड द बेंच। होता क्या था कि जो पुराने समय में जो गोल्डस्मिथ होते थे और मनी लेंडर्स होते थे, वो लेन देन कैसे करते थे, वो बेंच में बैठ के मतलब ये फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म्ड करते थे। तो इसी वजह से ये जो वर्ड है वो बना है बैंक। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये बहुत जल्दी मतलब 1770 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, लेकिन ये फेल्ड हो गया था 1832 के आसपास। तो जो पहला बैंक है इंडिया में वो था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज। नेक्स्ट है द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। जो पहला बैंक है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो किया गया था 1770 में। और कहाँ पर किया गया था, तो वो किया गया था कैलकाटा में। इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1694 में। ब्रांच बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग इज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया। ब्रांच बैंकिंग है या फिर यूनिट बैंकिंग है, तो इंडिया में ब्रांच बैंकिंग चलती है। बात करते हैं ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग क्या होती है। ब्रांच बैंकिंग का मतलब होता है जहाँ पर किसी बैंक की जो ब्रांचेज होती हैं वो इंडिया में स्प्रेड होती हैं, या फिर इंडिया में फैली हुई होती हैं ब्रांचेज उसके, या फिर ओवरसीज़ भी होती हैं। तो ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है कि एक बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। लेकिन यूनिट बैंकिंग में क्या होता है कि एक बैंक की सिर्फ एक ही, मतलब सिंगल ब्रांच कह लो, या एक ही बैंक की एक ही ब्रांच है बस। उसमें क्या होता है कि ब्रांच बैंकिंग में काम जो होता है वो और स्पेशलाइज्ड हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम होता है। लेकिन यूनिट बैंकिंग में क्या होता है कि सिर्फ एक ही ब्रांच जो होती है वो पूरा कंट्रोल्ड रहता है। तो देखा जाए तो ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, जिसमें ब्रांचेस जो होती हैं बैंक्स की वो क्या होती हैं, स्प्रेड होती हैं। लेकिन यूनिट बैंकिंग में क्या होता है कि कोई सिंगल ब्रांच होती है बस, मतलब जैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो वो बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। और इंडिया में क्या प्रिवेल्ड है, इंडिया में ब्रांच बैंकिंग प्रिवेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ओवरसीज़ ब्रांच। तो पहला ऐसा इंडियन बैंक जिसने अपनी ब्रांच ओवरसीज़ ओपन करी थी, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। और कब कहाँ पर की थी, लंदन में 1946 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा पहला इंडियन बैंक कौन सा है जिसने अपनी ब्रांच ओवरसीज़ ओपन की थी, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। और कहाँ पर की थी, लंदन में। और कब की थी, 1946 में। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम ब्रांचेज इन फॉरेन। मतलब इंडिया के बाहर किसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1955 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है SBI के बारे में कि SBI की मतलब कौन सा ऐसा बैंक है जिसके सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं फॉरेन में, तो वो है SBI की, इंडियन बैंक बेसिकली। द डिपॉजिट्स विच आर रीपेएबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। मतलब वो डिपॉजिट्स जो एक एक्सपायरी के बाद ही आपको उसकी पेमेंट मिलती है, तो वो होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब कि आपने अगर कोई अमाउंट जमा करा दी है तो आप उसको कब निकाल सकते हो, कब विड्रॉ कर सकते हो, तो एक टेन्योर के बाद ही आप उसे निकाल सकते हो। FD में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा आपको मिलता है। हालांकि प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं,
लेकिन फिर भी फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है। और भी ऐसे पूछा जा सकता है कि चेक फैसिलिटी किस में आपको अवेलेबल नहीं होती है, तो चेक फैसिलिटी एफडी में अवेलेबल नहीं होती है। हु इंश्योर्स द डिपॉजिट्स ऑफ अ कस्टमर्स इन अ बैंक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आपके जो कस्टमर्स के बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं उसे इंश्योर करने का काम कौन करता है। इंश्योर का मतलब इन केस वो बैंक फेल हो गया तो आपका जो कुछ भी अमाउंट उसमें पड़ा है तो वो कैसे इंश्योर्ड होगा, कौन इंश्योर्ड लेता है, इसकी गारंटी कौन लेता है, तो इसकी गारंटी लेने वाला है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये जो है ये होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1978 में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1978 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ डिपॉजिटर इज इंश्योर्ड इन अ बैंक, किसी भी बैंक में एक डिपॉजिटर की कितनी अमाउंट इंश्योर्ड रहती है, तो वो रहती है 5 लाख रुपीज़ तक की। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सपोज़ कि आपके अकाउंट में है 4 लाख रुपीज़ और बैंक हो गया फेल। मान लीजिए आपके उसमें है, रुकिए मैं थोड़ा सा और से स्पेस लिख कर बताती हूँ। सपोज़ आपका एक अकाउंट है और उसमें है 4 लाख रुपीज़ और वो बैंक क्या हो गया, फेल्ड हो गया, तो आपकी जो अमाउंट इंश्योर्ड होगी वो सिर्फ 4 लाख रुपीज़ तक ही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि आपकी जितनी रकम है, जितनी अमाउंट है, बस वो 5 लाख तक ही इंश्योर्ड होगी। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ पड़े हैं तो 10 लाख रुपीज़ इंश्योर्ड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 5 लाख तक ही आपको इंश्योर्ड होंगे। 5 लाख जो होगा वो आपका डूब गया मान लीजिए, ठीक है। अब एक और बात करते हैं। मान लीजिए आपके में पड़ा है 4,80,000, 4,80,000 ये आपका प्रिंसिपल है और 20,000 मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है। तो क्या आपको दोनों मिलेंगे इंश्योर्ड में, तो येस आपको दोनों मिलेंगे, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी और इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलेगी। अच्छा मान लीजिए ये आपका रिकरिंग है या करंट है या सेविंग है, तो कोई भी अकाउंट हो, करंट हो, रिकरिंग हो, सेविंग हो, आपको सब में जो है इंश्योर्ड जो होगा वो कितना होगा, 5 लाख तक टोटल, मतलब सब मिलाकर। जैसे मान लीजिए आपका एक बैंक है ए बैंक और एक बैंक है बी बैंक, इसकी आपकी 2 ब्रांचेस में पैसा है, एक में है 2 लाख और एक में है आपका 3 लाख। तो आपको ए ब्रांच में जो आपका पैसा होगा वो टोटल कितना माना जाएगा, 5 लाख तक आपका इंश्योर्ड है। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखें तो ये एक ए बैंक है और ये एक बी बैंक है। यहाँ पर आपका पड़ा है 10 लाख और यहाँ पर पड़ा है आपका 3 लाख। तो यहाँ पर आपको 5 लाख तो इंश्योर्ड हो ही जाएगा, मतलब 3 लाख है तो 3 लाख तो इंश्योर्ड है ही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका कितना होगा, 5 लाख पूरा इंश्योर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अलग अलग बैंक्स में अकाउंट है तो वो अलग अकाउंट में आपका 5 लाख तक इंश्योर्ड है। लेकिन अगर एक ही बैंक है, जैसे ए बैंक है और इसकी अलग अलग ब्रांचेज़ हैं, तो अलग अलग ब्रांचेज़ में मान लीजिए आपने अकाउंट ओपन करवाए हैं तो उसका टोटल करेंगे और फिर देखेंगे 5 लाख तक आपका इंश्योर्ड कर दिया जाएगा। तो ये होता है बेसिकली रूल। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच अकाउंट इज़ मेनली यूज़फुल फॉर बिजनेसमैन वालों के लिए कौन सा अकाउंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो होता है करेंट अकाउंट। अब बात करते हैं हम थोड़ी बहुत करेंट अकाउंट के बारे में। करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, चाहे आप कितनी बार भी पैसा को जमा कराओ, जितनी बार भी विथड्रॉ करो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं होते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत होती है, कि हो सकता है पेमेंट तुरंत देनी है, मतलब दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन उसे करने होते हैं, तो इसलिए ये करेंट अकाउंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है बिजनेसमैन के लिए। बात करते हैं कि क्या इसमें इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लोन क्रिएट्स डिपॉजिट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिन्हें आपको सिर्फ याद करना होता है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं होता। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन तो नहीं, एक स्टेटमेंट है। ये किसने बोला है, ये बोला है हार्टले फिथर्स ने। तो इंटरेस्ट किस में अलाउड नहीं किया जाता है, करेंट अकाउंट में।
एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि करंट अकाउंट में ही आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, जिसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, तो चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स की। और अगर आपसे पूछा जाए कि चेक में पार्टीज़ कितनी होती हैं, तो चेक में पार्टीज़ कितनी होती हैं, वो भी होती हैं 3। एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पे। ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर वो होता है जिसका बैंक में क्या होता है, अकाउंट होता है। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई वो बैंक होता है जिस पर क्या चेक लिखा जाता है। और पे वो पर्सन होता है जिसे चेक की पेमेंट मिलने वाली है। नेक्स्ट है ऑल बैंक्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल टू द आरबीआई एक्ट 1934। वो सभी बैंक्स जो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है आरबीआई के, वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं शेड्यूल बैंक्स। बात करते हैं शेड्यूल बैंक्स को क्या फ़ायदे मिलते हैं। आखिर ये सेकेंड शेड्यूल में आते हैं तो क्या कुछ इनको नेगेटिव मिलता है कि पॉजिटिवली आते हैं? तो जो सेकेंड शेड्यूल में आते हैं आरबीआई के, ये बहुत ही पॉजिटिवली इनके साथ ट्रीटमेंट होता है। पॉजिटिवली का मतलब कि शेड्यूल बैंक्स को डायरेक्टली मतलब ये ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन जाते हैं क्लियरिंग हाउस के। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? देखिए, क्लियरिंग हाउस में जो भी म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं वो आपस में सेटल की जाती हैं। जैसे आपस में सारे बैंक के जो मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं और आपस में जो भी क्रॉस ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट आउट करते हैं। तो क्लियरिंग हाउस के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए जानना इतना ज़रूरी है। तो इन्हें क्या होता है, ये शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं और आरबीआई से ये लोन ले सकते हैं। और नॉन शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं उन्हें मतलब वो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हैं। और जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के हिसाब से ही काम करते हैं। फर्स्ट क्लियरिंग हाउस कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो पहला क्लियरिंग हाउस इस्टेब्लिश किया गया था 1755 में लंदन में। क्लियरिंग हाउसेस को कौन रन करता है? तो क्लियरिंग हाउसेस को रन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जहाँ पर आरबीआई की ब्रांच नहीं है वहाँ पर कौन करेगा? एसबीआई करेगा। नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। बैंक में नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं वो प्रेजेंट में वो कितने हैं? वो हैं 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में ये जितने भी मैंने इंक्लूड किए हैं दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसे आप कहीं लिख लीजिए, वीडियो के साथ साथ लिख लीजिए चाहे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज। सेंट्रल बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है नोट्स को इशू करना। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक इंडिया का कौन सा है? तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।